बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं खालिद उस्मान, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश और डॉन वर्चुअल एकेडमी के एक नए ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। डियर व्यूअर्स, आज की इस ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश लिटरेचर के जो एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस करेंगे और आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक इसको डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो जो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ ये अपने दोस्तों की इस ख्वाहिश के को मद्देनज़र रख कर मैं अपलोड कर रहा हूँ कि जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि इंग्लिश लेक्चरर के जो टेस्ट हो रहे हैं, ख़ास तौर पे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के या केपी पब्लिक सर्विस कमीशन के या ईटा के तहत जो टेस्ट हो रहे हैं, तो उनमें उनको एक गाइडलाइन फराहम किया जाए कि किस किस्म के एमसीक्यूज आते हैं और ख़ास तौर पे लिटरेचर के जो एमसीक्यूज हैं। तो लेक्चर इन इंग्लिश के जो एमसीक्यूज होते हैं इसमें लिटरेचर का पार्ट भी होता है, इसमें ग्रामर का पार्ट भी होता है और इसमें लिंग्विस्टिक का पार्ट भी होता है। तो जो ग्रामर के हवाले से हैं, बाकी जो मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट हैं उनके लिए मैं ऑलरेडी उसको अपलोड कर चुका हूँ, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और इंशाल्लाह ये लिटरेचर के हवाले से भी हम एक सीरीज़, मुकम्मल सीरीज़ हम इंशाल्लाह अपलोड करेंगे आने वाले दिनों में, जिसमें मज़ीद क्वेश्चन भी, ऑब्जेक्टिव्स भी जो लिटरेचर के हैं उसको भी डिस्कस करेंगे और फिर इसके बाद हम लिंग्विस्टिक के जो एमसीक्यूज़ हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हमारे पास जो पहला एमसीक्यूज है, पहला क्वेश्चन है, वो है वर्ड्सवर्थ कंट्रीब्यूटेड पोएम्स इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स। हाउ मेनी? Wordsworth contributed 10 poems, 15 poems या 19 poems या 37 poems in the first edition of lyrical ballads। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये lyrical ballads जो हैं और इसका जो फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ था 1798 में, यहाँ से ऑफिशियली रोमांटिक एज इन इंग्लिश लिटरेचर जो है उसका आगाज हुआ था। हालांकि इससे पहले भी कुछ ऐसे पोएम्स लिखे गए थे जिसमें वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स शामिल थे जो कि एक रोमांटिक एज से ताल्लुक़ रखने वाले किसी भी पोएम के थे, लेकिन यहाँ से उसका बाकायदा आगाज हुआ। तो ये जो लिरिकल बैलेड्स थे जिसका जो फर्स्ट एडिशन था 1798, इसमें टोटल 23 पोएम्स थे, वर्ड्सवर्थ के 19 और जो कॉलरिज था, कॉलरिज के पोएम्स सिर्फ 4 पोएम्स थे जो उन्होंने उसमें कंट्रीब्यूट किए थे। तो ये इसका इब्तिदाई एडिशन था, फिर बाद में उसके मुख्तलिफ एडिशंस आ गए और उसमें पोएम्स की तादाद है वो बढ़ती गई। तो वर्ड्सवर्थ कंट्रीब्यूटेड 19 पोएम्स इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स, और फर्स्ट एडिशन कब आया था? 1798 से, और यहाँ से रोमांटिसिज्म का आगाज हुआ था। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Samuel Taylor Coleridge was born in 1798, 1772, 1749, 1797 और none of these। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1772। ये जो कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ थे, वर्ड्सवर्थ का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1770 है और उसका 1772 है। तो ये दोनों जो थे वो एक ही एज के थे तकरीबन, और ये रोमांटिक एज में उनके नाम बहुत मशहूर हैं, वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के। फिर इसके बाद हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है वो है वर्ड्सवर्थ सेटल्ड इन लेक डिस्ट्रिक्ट, ससेक्स, डॉर्सेटशायर, कम्बरलैंड, नन ऑफ दीज। तो ये जो ख़ास तौर पे रोमांटिक एज से ताल्लुक़ रखने वाले जो फर्स्ट जनरेशन के जो पोइट्स थे, वर्ड्सवर्थ था, कॉलरिज था, विलियम ब्लेक भी इसमें आता है, और इसके अलावा और भी मुख्तलिफ किस्म के जो पोइट्स थे, वर्ड्सवर्थ की जो बहन थी डोरोथी वर्ड्सवर्थ, तो ये जो थे ये सेटल हुए थे लेक डिस्ट्रिक्ट में। तो ख़ास तौर पे वर्ड्सवर्थ के हवाले से ये बड़ा मशहूर है कि वर्ड्सवर्थ सेटल्ड इन लेक डिस्ट्रिक्ट। फिर इसके बाद हमारे पास चौथा क्वेश्चन है चाइल्ड हेराल्ड्स पिलग्रिमेज इज रिटन बाय ब्लेक, शेले, ब्राउनिंग, बायरन, नन ऑफ दीज। तो ये जो था बायरन ने लिखा था
चाइल्ड हेराल्ड्स पिलग्रिमेज। और ये जो मैं आपको बताता चलूं कि शेले, बायरन और कीट्स जो थे ये फिर सेकंड जनरेशन जो था रोमांटिक पोइट्स का, ये बहुत कम उम्र में उन्होंने पोइट्री शुरू की और तकरीबन शेले जो था, कीट्स और बायरन ये बहुत कम ही एज में फिर उसकी डेथ भी हो गई। तो ये फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन में थोड़ा सा तमीज़ किया जाता है, यानी डिफरेंस किया जाता है जो रोमांटिक पोइट्स थे इंग्लिश लिटरेचर में। फिर इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है क्वीन मैब इज वन ऑफ द फर्स्ट टू ग्रेटेस्ट पोएम्स रिटन बाय शेले, बायरन, ब्लेक, पोप, नन ऑफ दीज। तो ये शेले का पोएम था, क्वीन मैब शेले ने लिखा था, तो करेक्ट आंसर है शेले। फिर इसके बाद हाइपेरियन इज एन एलिजी, एन एपिक, एन ओड, अ लिरिक और नन ऑफ दीज। तो हाइपेरियन ये कीट्स का एक पोएम है जो कि उन्होंने ग्रीक मैथोलॉजी पर बेस किया हुआ है और ये एक एपिक है, लेंथी पोएम है और इसको उन्होंने फिर बीच में छोड़ दिया था, ये कंप्लीट भी नहीं है, इनकम्प्लीट पोएम है हाइपेरियन। फिर इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है वर्ड्सवर्थ वाज अपॉइंटेड एज पोएट लॉरिएट इन 1817, 1830, 1843 एंड 1849। तो वर्ड्सवर्थ को पोएट लॉरिएट बनाया गया था 1843 में। फिर इसके बाद नथिंगर एवे, एमा एंड सेंस एंड सेंसिबिलिटी और नॉवेल्स रिटन बाय जॉर्ज एलियट, मिस बर्नी, शार्लेट ब्रॉन्टी, जेन ऑस्टन और नन ऑफ दीज। ये 6 इंतहाई इंपॉर्टेंट नावल हैं, नथिंगर एवे, एमा, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, इसके अलावा प्राइड एंड प्रेजुडिस, परसुएशन। ये जेन ऑस्टन के बहुत ही इंपॉर्टेंट नावल्स हैं। और जेन ऑस्टन के मुतालिक मैं आपको बताता चलूं कि जेन ऑस्टन रोमांटिक नहीं थी बल्कि वो क्लासिकल थी, यानी मतलब उन्होंने जो मटेरियल, जिस तरीके से, जिस अंदाज से उन्होंने अपने नावल में अपने कैरेक्टर्स को और अपने सब्जेक्ट मैटर को ट्रीट किया है, तो ये क्लासिकल एज से ताल्लुक रखती है। लेकिन उसका जो एज था वो एज रोमांटिक एज के साथ कोइंसाइड करता है, तो टाइम पीरियड के हवाले से तो वो रोमांटिक एज में थी, लेकिन उसका जो सब्जेक्ट मैटर था, उसका जो ट्रीटमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर था वो रोमांटिक नहीं था। तो ये नथिंगर एवे, एमा, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, ये प्राइड एंड प्रेजुडिस उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट नावल है, परसुएशन वगैरह, ये जो 6 इंतहाई इंपॉर्टेंट नावल हैं जेन ऑस्टन के, ये जेन ऑस्टन ने लिखे थे। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो है जेन ऑस्टन। फिर इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है शेली इज रिमेंबर्ड एज अ ट्रेजिक पोइट, एज अ लिरिक पोइट, एज अ ड्रामेटिक पोइट, अ मिथिकल पोइट और नन ऑफ दीज। तो शेली जो था वो अपने लिरिक्स की वजह से, ओड्स और उनके जो लिरिक्स है उसके हवाले से और उसकी जो पोइम्स है उसमें जो लिरिकल क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा कॉन्स्पिक्यूअस हैं, तो इसलिए शेली इज रिमेंबर्ड एज अ लिरिक पोइट। फिर क्वेश्चन नंबर 10 अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कीट्स का, आर टेकन फ्रॉम खाली जगह बाई कीट्स, इंडीमियन बाई कीट्स, हाइपेरियन बाई कीट्स, आर ओड ऑन अ ग्रेशियन ऑन, आर ओड टू अ नाइटिंगेल। तो ये अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ये कीट्स के जो हैं ये इंडीमियन से लिए गए हैं। इंडीमियन में ये लाइन्स, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज एंड नेवर पास इनटू नथिंगनेस। तो ये उनका वो जो पूरा जो कोटेशन है। फिर इसके बाद वो लिरिकल बैलेड्स जो इब्तिदा में हमने इस वीडियो में उसको डिस्कस किया, लिरिकल बैलेड्स वो जो 1798 में पब्लिश हुआ था, तो ओपन्स विद, तो उसका जो इब्तिदाई पोएम है वो क्या है, टिंटन एबे है या माइकल है। टिंटन एबे ये वर्ड्सवर्थ का है, माइकल वो भी वर्ड्सवर्थ का है। डिजेक्शन एंड ओड ये कॉलरिज का है। और राइम टू एन एंशंट मैरिन, राइम ऑफ एन एंशंट मैरिनर, तो ये जो है ये कॉलरिज के हैं ये दो पोएम। तो ये लिरिकल बैलेड्स का स्टार्ट किस पोएम से होता है, तो ये एंशंट मैरिनर से होता है। कॉलेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेंथी पोएम है राइम ऑफ एन एंशंट मैरिनर। तो ये लिरिकल बैलेड्स का जो इब्तिदाई पोएम है वो ये राइम ऑफ एन एंशंट मैरिनर है। तो लिरिकल बैलेड्स ओपन्स विद
राइम ऑफ एन एंशिएंट मैरिनर। फिर इसके बाद विलियम ब्लेक सॉन्ग्स ऑफ लव, सॉन्ग्स ऑफ चाइल्डहुड, सॉन्ग्स ऑफ पास्ट, songs of innocence, songs of inexperience counterbalance his songs of experience। तो ये विलियम ब्लेक ने जो इब्तिदा में 1789 में जो उन्होंने पब्लिश किया था पोएम्स का कलेक्शन, उसका नाम था सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। फिर इसके बाद उन्होंने 1793 में एक दूसरा कलेक्शन पब्लिश किया जिसका नाम था सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो जितने भी पोएम्स थे ये सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में वो काउंटर बैलेंस करते थे वो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस के। और उसका जो बेसिक थीम था वो ये था कि जब इंसान इब्तिदा में आता है, छोटा बच्चा होता है, तो वो बिल्कुल नेचर के करीब होता है और जिस तरीके से वो नाम से जाहिर है वो मासूम होता है, वो इनोसेंट होता है। लेकिन एक्सपीरियंस फिर इंसान को मुख्तलिफ किस्म के करेक्टर दे देता है। तो ये सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस जो हैं वो काउंटर बैलेंस करते हैं विलियम ब्लेक के सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस के। तो जिस तरीके से मैंने लिरिकल बैलेट्स के हवाले से बता दिया था कि जो ऑफिशियल रोमांटिक एज इन इंग्लिश लिटरेचर जिसको हम कहते हैं उसका आगाज 1798 से हुआ था। 1798 जब लिरिकल बैलेट्स पब्लिश हुए थे। लेकिन यहां पर देखिए ये 1798 यानी तकरीबन वो 8-9 साल पहले ये पब्लिश होते हैं। और ये भी बेसिकली वो रोमांटिक पोएम्स ही थे, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। इससे पहले जब हम वो एलिजी पढ़ते हैं, एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, तो वो भी रोमांटिक ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ये सारी चीज़ें उसमें पाई जाती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से लेते हैं, कहाँ पर आप उसको करते हैं। तो ये एज इस तरीके से नहीं होते कि सारे राइटर्स कहते हैं कि आओ इस एज को छोड़ देते हैं और दूसरा एज शुरू कर देते हैं। तो ये तो स्लोली एंड ग्रेजुअली ये चीज़ें आती हैं। लेकिन फिर वो ऑफिशियली कोई एक बहुत ही मशहूर पब्लिकेशन वगैरह आ जाती हैं तो फिर वो मशहूर और ऑफिशियल पब्लिकेशन वो लिरिकल बैलेट्स का था जो 1798 में पब्लिश हुआ था। फिर उससे कहा जाता है कि यहाँ से रोमांटिसिज्म का आगाज हुआ था। अच्छा, तो इस क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 में विलियम ब्लेक सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस काउंटर बैलेंस हिज सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस है। फिर इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जेराल्डीन इज अ कैरेक्टर ऑफ द पोएम लूसी ग्रे, द थॉर्न, क्रिस्टाबेल, फ्रॉस्टेड मिडनाइट एंड द लॉस्ट ऑफ द फ्लॉक। तो ये जेराल्डीन जो है ये क्रिस्टाबेल, ये कॉलरिज का पोएम है क्रिस्टाबेल। और इसमें ये करेक्टर हैं क्रिस्टाबेल और उनके साथ वो जो दूसरी लेडी है जेराल्डीन। तो ये वहाँ क्रिस्टाबेल में इस पोएम में, पोएम का नाम भी क्रिस्टाबेल है, उसमें उस लेडी का नाम भी क्रिस्टाबेल है और ये जेराल्डीन भी उसमें एक दूसरी करेक्टर है। तो ये क्रिस्टाबेल में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है क्रिस्टाबेल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कुबला कैन इज अ पोएम विच रिफ्लेक्ट्स एन इंटेलेक्चुअल स्ट्रेन इन कॉलेज पोएट्री, अ मैजिकल, अ मेलांकोलिक, अ पेसिमिस्टिक, अ फिलोसॉफिकल। तो ये कुबला खान जो कि आमतौर पे मशहूर होता है कुबला खान के नाम से, कुबला कैन पढ़ा जाता है, वो इस पोएम में जो कॉलेज की पोइट्री का इंटेलेक्चुअल स्ट्रेन है वो इसमें पाया जाता है। क्योंकि इस पोएम में बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल अंदाज से उन्होंने जिस तरीके से सुपरनेचुरलिज्म को इसमें एम्बेड किया हुआ है अपने नैरेटिव में, अपने पोएम में, तो इस वजह से ये मशहूर है। किस चीज़ की वजह से या कौन सी चीज़ कॉलेज की पोइट्री की कौन सी चीज़ ये पोएम ज़्यादा शो करता है, कौन सी चीज़ रिफ्लेक्ट करता है, तो ये उसका जो इंटेलेक्चुअल स्ट्रेन है वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कीट्स पोएम एंडीमियन इज बेस्ड ऑन ग्रीक माइथोलॉजी, रोमन माइथोलॉजी, सेल्टिक माइथोलॉजी और स्कैंडिनेवियन माइथोलॉजी और इंडियन माइथोलॉजी। तो ये एंडीमियन का जो पहले हमने पढ़ा कि वहाँ पर उसका एक कोटेशन था, तो ये जो है ये ग्रीक माइथोलॉजी पर बेस किया हुआ है एंडीमियन को। और ये इपिक पोएम कीट्स जो लिख रहा था ये मिल्टन के तर्ज पे, वो जो पैराडाइज लास्ट है उसके तर्ज पे वो लिखने की कोशिश कर रहा था और फिर वो इसमें कामयाब ना भी हो सका क्योंकि उन्होंने उसको बीच में छोड़ दिया। ये इनकम्प्लीट पोएम है। फिर इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बायरन्स जर्नी टू स्पेन, माल्टा,
Albania and Greece resulted in the production of the first two cantos of his poem Cain, Donjon, Child Herald और कोरियंथ या नन ऑफ दीज। तो इसका जो डन जॉन है, जब बायरन चला गया था वो स्पेन, माल्टा, अल्बानिया, ग्रीस के विजिट पर, तो वहाँ से फिर उनके जो एक्सपीरियंसेस वगैरह आए, तो उसने पहले 2 कैंटोज या 2 चैप्टर्स आप उसको कहे जो भी, वो जो डन जॉन के थे उन्होंने उस पर इसको बेस किया था। तो हमारा करेक्ट क्वेश्चन जो है वो डन जॉन, ये यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है, ए नहीं है बल्कि ये बी है, बी डन जॉन। फिर इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डन जॉन बायरन यूज्ड ब्लैंक वर्स, कपलेट्स, तर्ज़ा रायमा, रिफरेन और नन ऑफ दीज। तो ये जो उसके मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं, ब्लैंक वर्स भी होता है, कपलेट भी होते हैं, तर्ज़ा रायमा, रिफरेन, तो उन्होंने डन जॉन में जो यूज़ किया था वो उन्होंने कपलेट्स यूज़ किए थे डन जॉन में बायरन ने। Shelley was expelled from Oxford University on the charge of being an anarchist, being an atheist, being a communist, being a Nazi, being a traitor. तो शेले को ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट था कि उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे उन्होंने लिखा था जिसका नाम था ऑन द नेसेसिटी ऑफ एथीज़म, ऑन द नेसेसिटी ऑफ एथीज़म। ये जब उसने लिखा तो फिर उसको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया कि वो एक एथीस्ट है। तो शेले को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एथीज़म के चार्ज पर निकाल दिया गया था। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है बी, एथीस्ट। शेले वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑन द चार्ज ऑफ बीइंग एन एथीस्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 19, एडोनिस वॉज एन एलिजी शेले wrote in 1821 on the death of Keats, on the death of Byron, on the death of William Hazlitt, on the death of William Blake, on the death of Coleridge। तो ये एडोनिस ये एक लेंथी पोएम है जो शेले ने पब्लिश किया था, और ये एक एलिजी है। एलिजी वो पोएम जो किसी के डेथ पर, जिसको उर्दू में मरसिया कहते हैं, वो शेले ने 1821 में लिखा था, और ये जब कीट्स की डेथ हो गई थी। तो एडोनिस वॉज एन एलिजी शेले रोट इन 1821 ऑन द डेथ ऑफ कीट्स। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ए है, कीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर वॉज रिटन बाई चार्ल्स लैम्ब, जॉन रस्किन, मॉरिया एजवर्ड, थॉमस कार्लाइल, थॉमस डिक्वेंसी। तो ये एक ऐसे था जो लिखा गया था चार्ल्स लैम्ब ने। चार्ल्स लैम्ब, कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर वाज रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब। जॉन रस्किन जो था वो जो विक्टोरियन एज था उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर था। मॉरिया एजवर्ड जो थी ये फीमेल राइटर थी, नावलिस्ट थी उस दौर की जब जेन ऑस्टन लिख रही थी। थॉमस कार्लाइल जो था ये भी विक्टोरियन एज का एक राइटर था, और थॉमस डिक्वेंसी ये इसी दौर का था जो रोमांटिसिज्म का है, वो भी ऐसे चार्ल्स लैम्ब की तरह वो ऐसे राइटर था। ये चार्ल्स लैम्ब और थॉमस डिक्वेंसी ये ऐसे राइटर्स थे, एसेइस्ट थे, और ये रोमांटिक एज से ताल्लुक़ रखते थे। और ये जो खास जो ऐसे हैं ये चार्ल्स लैम्ब ने लिखा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है चार्ल्स लैम्ब। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, इलिया वॉज द pseudonym used by Charles Lamb for getting his works published in London Magazine, New York Times, द मिरर, द स्पेक्टेटर, द सन। तो ये मुख्तलिफ वो जर्नल्स हैं जिसमें ये लिखते थे, और वो जो सूडोनीम था चार्ल्स लैम्ब का वो इलिया था। इस वजह से उनके जो एसेज हैं वो मशहूर हैं एसेज ऑफ इलिया। तो इलिया ये उसका सूडोनीम था जिस पर वो अपने जो एसेज थे वो पब्लिश करवा रहा था, और वो उसने इब्तिदा में ये जो एसेज ऑफ इलिया थे ये लंदन मैगजीन में उन्होंने शाया किए थे। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ए है, लंदन मैगजीन। फिर इसके बाद ओड टू साइकी इज ए पोएम बाय मिल्टन, बाय बायरन, बाय कीट्स, बाय ब्लेक और नन ऑफ दीज। ओड टू साइकी इज अ पोएम बाय कीट्स। ये कीट्स का एक पोएम है
ओड टू साइकी। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो है सी, कीट्स। Question number 23. Evelina is a novel by Miss Burney. Emma is a novel by Miss Burney. Pamela, Persuasion, none of these. तो इसमें एमा और परसुएशन ये दो नावल जो हैं वो तो जेन ऑस्टन के, अभी जो हमने जेन ऑस्टन के हवाले से जो एमसीक्यूज था जो उसको हमने डिस्कस किया, और ये जेन ऑस्टन के दौर में या उस दौर के आसपास ये मिस बर्नी, मारिया एजवर्थ, ये जो थे ये भी फीमेल राइटर्स थी, और उसका जो नावल था वो एवलीना। तो ये एवलीना इज अ नावल बाय मिस बर्नी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ए है। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। लेम, लाई हंट एंड हेजलेट आर पोइट्स, ड्रामेटिस्ट, एसियस्ट, नावलिस्ट एंड नन ऑफ दिस। तो इसमें चार्ल्स लेम, अभी मैंने आपको बताया वो एसियस्ट हैं, हेजलेट, विलियम हेजलेट ये भी इसी दौर का है, और लाई हंट भी एसियस्ट हैं। तो ये चार्ल्स लेम, लाई हंट और हेजलेट ये एसियस्ट हैं, तो ऐसे लिखने वाले हैं, मजमून निगार हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है सी, एसियस्ट। फिर इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 25 है वो है पोइट्री इज ए स्पॉन्टेनियस और फ्लो ऑफ पावर फुलफिलिंग रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइट्री की डिफिनीशन है। इज ए डिफिनीशन ऑफ पोइट्री बाई कीट्स, बाई वर्ड्सवर्थ, बाई कॉलरिज, बाई शेले, बाई नन ऑफ दीज। तो ये जो है पोइट्री इज ए स्पॉन्टेनियस और फ्लो ऑफ पावर फुलफिलिंग, ये वर्ड्सवर्थ की डिफिनीशन है पोइट्री की। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो बी है, वर्ड्सवर्थ। फिर इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीट, देयरफॉर ओ ये पाइप्स प्ले ऑन वगैरह, इस किस्म का वो जो कोटेशन है ये कहाँ से लिया गया है? ओड ऑन अ ग्रेशियन ऑन से, प्रील्यूड से लिया गया है। ओड ऑन अ ग्रेशियन ऑन वो ये कीट्स का है, द प्रील्यूड ये फिर वर्ड्सवर्थ का है। ओड टू अ नाइटिंगेल ये कीट्स का है, ओड टू ऑटम ये भी कीट्स का है, और नन ऑफ दीज ये यहाँ पर वो थॉमस डिक्वेंसी दोबारा से रिपीट हुआ है, लेकिन नन ऑफ दीज यहाँ पर आता है। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है उसका हार्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज ऑन हार्ड आर स्वीटर, ये जो है वो ये ओड ऑन अ ग्रेशियन ऑन उसका जो इंतहाई इंपॉर्टेंट पोएम है कीट्स का, इससे लिए गए। ये तीन पोएम्स कीट्स के जो तीन ओड्स हैं, ओड ऑन अ ग्रेशियन ऑन, ओड टू अ नाइटिंगेल और ओड टू ऑटम, इन तीनों ओड्स की वजह से और पोएम्स की वजह से कीट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और उन्होंने उनकी जो सेंसुअसनेस है, उनकी जो इमेजरी वगैरह ये सारी चीज़ें उनकी वजह से, और ये पर्टिकुलर लाइन्स जो है वो ओड ऑन अ ग्रेशियन ऑन से लिए गए। फिर इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। ओड टू द वेस्ट विंड वॉज रिटन बाई कीट्स, बायरन, शेले, विलियम ब्लेक, कॉलरिज। तो ये ओड टू द वेस्ट विंड ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट पोएम है इंग्लिश लिटरेचर में, और ये शेले का है। तो ये ओड टू द वेस्ट विंड वॉज रिटन बाई शेले, करेक्ट आंसर इज सी। फिर इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 28 है, कीट्स वॉज बॉर्न इन 1770, 1779, 1795 एंड 1790 आर नन ऑफ दीज। तो जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया कि ये जो सेकंड जनरेशन ऑफ द रोमांटिक पोइट्स थे, कीट्स, शेले और बायरन, ये कम एज में ये ब्लूम कर गए और कम ही एज में उनकी डेथ भी हो गई। तो कीट्स की जो डेथ थी वो 1821 और उसका जो डेट ऑफ बर्थ था वो 1795। तो उसका जो डेथ था, कीट्स वाज बॉर्न इन 1795 और उसका जो डेथ है वो 1821 में हुआ था। अभी जो एडोनिस का जो हमने ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यूज हमने डिस्कस किया कि शेले ने फिर उसके डेथ पर ये एलिजिबिलिटी की थी। फिर इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 29 है, ड्रीम चिल्ड्रन वॉज रिटन बाई लाई हंट, चार्ल्स लैम, हेजलेट, रस्किन और नन ऑफ दीज। तो ये ड्रीम चिल्ड्रन जो है ये एक ऐसे हैं और ये चार्ल्स लैम ने लिखा था। तो ये हमारे पास बी जो है चार्ल्स लैम, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 30 है, वर्ड्सवर्थ लिव्ड फ्रॉम 1770 टू 1832, 1775 टू 1859, 1770 टू 1850 और फिर इसके बाद 1770 टू 1821। तो जो हमारे पास राइट आंसर है इसका ये 1770 टू 1850
1850 हैं। वर्ड्सवर्थ का जो लाइफ स्पेन है 1770 में वो पैदा हुए थे और 1850 में फिर उसकी डेथ हो गई थी। तो ये आज का हमारा ये लेक्चर था 30 ऑब्जेक्टिव्स या एमसीक्यूज जो इंग्लिश लिटरेचर से ताल्लुक़ रखते थे। और ये जितने भी ऑब्जेक्टिव्स थे ये रोमांटिक एज से ताल्लुक़ रखते थे। तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स जो फिर इसके बाद रोमांटिक एज है मैं उसके हवाले से आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, क्योंकि ये रोमांटिक एज फिर विक्टोरियन एज और फिर इसके बाद मॉडर्न एज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके हवाले से ज़्यादा एमसीक्यूज़ के आने के चांसेस होते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा क्वेश्चन नंबर 31 टू क्वेश्चन नंबर 60, उसमें इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ विक्टोरियन एज की हवाले से हो। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।